साल था 1857। एक अकेली चिंगारी और देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, ये थी आजादी के लिए भारत की पहली बड़ी संगठित लड़ाई। तो आखिर हुआ क्या था उस साल? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने किसान से लेकर राजा तक और सिपाही से लेकर जमींदार तक सबको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा कर दिया। देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है। ये तो दशकों से धीरे धीरे सुलग रही एक आग थी जो बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। 1857 का ये महासंग्राम कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों का जमा हुआ गुस्सा और नाराजगी थी। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो वजह क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय शासकों की ताकत खत्म होती गई, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसका नियम बड़ा सीधा था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहब इसी नीति का शिकार हुए। बात यही नहीं रुकी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी कह दिया गया कि उनके बाद उनके परिवार को लाल किला खाली करना होगा। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के सम्मान पर हमला था। और फिर थी सहायक संधि। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कि हम आपकी मदद करेंगे, पर असल में ये राज्यों को अंदर से खोखला करने का एक जबरदस्त प्लान था। अंग्रेज राजा के पास जाते और कहते, आप अपनी फौज हटा दीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, बस हमारी सेना का खर्चा आप उठाते रहना। नतीजा, राजा अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और धीरे धीरे उनकी सारी आजादी और ताकत छीन ली गई। राजनीतिक कब्जे के बाद नंबर आया भारत की अर्थव्यवस्था का। किसानों पर इतना भारी लगान लगाया गया कि उनकी कमर ही टूट गई। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल ने भारत के हुनरमंद कारीगरों का काम धंधा चौपट कर दिया, और जो पुराने जमींदार थे उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। सीधी सी बात ये थी कि भारत का पैसा और संसाधन इंग्लैंड जा रहा था और भारत दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। और फिर अंग्रेजों ने भारत के समाज और धर्म में दखल देना शुरू किया। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधारों का इरादा शायद अच्छा हो, पर आम लोगों को लगा कि ये हमारी परंपराओं पर, हमारे रहन सहन पर सीधा हमला है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो माहौल पूरा तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और धर्म पर खतरा। बारूद का ढेर लग चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूस से। यहां देखिए, सेना में पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई, ज्यादा ताकतवर एनफील्ड राइफल लाई गई। समस्या बंदूक में नहीं थी, समस्या थी उसे लोड करने के तरीके में। इसके कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और बस यहीं से सारा भखेड़ा शुरू हुआ। जनवरी 1857 में ये अफवाह उड़ी कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। दोनों को लगा कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी सेना में फैल गई। और बात सिर्फ कारतूस तक ही नहीं रुकी, अफवाहों का बाजार गर्म था। ये बात भी फैल गई कि बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। साथ ही एक पुरानी भविष्यवाणी भी जोर पकड़ रही थी कि प्लासी की लड़ाई के ठीक 100 साल बाद, यानी 1857 में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया। और फिर वो दिन आया जब दशकों का ये दबा हुआ गुस्सा लावा बनकर फूटा, और जगह थी मेरठ। यहीं से बगावत की असली शुरुआत हुई। चिंगारी तो मार्च में मंगल पांडे ने ही लगा दी थी, लेकिन असली धमाका 10 मई को मेरठ में हुआ, जब 85 सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अपने साथियों को जंजीरों में जकड़ा देखकर बाकी सिपाहियों का खून खौल उठा। उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और ऐलान कर दिया बगावत का। उनका अगला निशाना था दिल्ली। 11 मई की सुबह ये विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले पहुंचे और उन्होंने 82 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह और अपना नेता घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था।
अब ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, बल्कि मुगल बादशाह के झंडे तले पूरे देश की बगावत बन गया। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, ये चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। अब ये सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, इसमें राजा महाराजा, जमींदार और आम लोग भी शामिल हो गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने विद्रोह की कमान संभाली। ये सब वो लोग थे जिन्हें अंग्रेजों की नीतियों ने सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था और अब उनके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। और बात सिर्फ बड़े बड़े राजा रानी तक सीमित नहीं थी, जमीनी स्तर पर भी लोग उठ खड़े हुए थे। जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, वो गांव-गांव घूमकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते थे। उन्हें डांका शाह कहा जाता था क्योंकि उनके आगे आगे ढोल बजता था। इससे पता चलता है कि ये विद्रोह कितनी गहराई तक फैला हुआ था। विद्रोह की लहर इतनी तेज थी कि एक वक्त तो लगा कि भारत से अंग्रेजी राज का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। शुरुआत में तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए थे। उनका ये टेलीग्राम देखिए, इससे साफ पता चलता है कि वो कितने घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि हर गांव, हर जमींदार उनके खिलाफ है। लेकिन इस घबराहट से उभरकर उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के साथ वापसी की। अंग्रेजों का जवाबी हमला बेहद क्रूर और असरदार था। सबसे पहले पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी किसी को भी सजा देने की खुली छूट। फिर ब्रिटेन से नई फौज बुलाई गई। दिल्ली को दो तरफ से घेरा गया, विद्रोहियों को बेरहमी से मारा गया और आखिर में अपनी सबसे पुरानी और कारगर नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। 1858 के अंत तक इस महान विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। हजारों लोग मारे गए। विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन इस घटना ने हिंदुस्तान और ब्रिटिश हुकूमत दोनों का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा और सीधा बदलाव क्या हुआ? ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापार करने आई कंपनी थी, उसका राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा लंदन से इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने एक और सबक सीखा, भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों से दूरी ही रहो। भविष्य में ऐसी कोई बगावत न हो, इसलिए सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति को और हवा दी गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात ये हुई कि 1857 का ये संग्राम भले ही उस वक्त सफल नहीं हुआ, पर इसने आने वाली पीढ़ियों के दिल में आजादी की वो आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो आखिर में सवाल यही है, 1857 का विद्रोह हारा या जीता? अगर फौरी तौर पर देखें तो ये अंग्रेजों को हटाने में नाकाम रहा, लेकिन असल में इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। ये पहली बार था जब भारत के लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक साथ एक देश के रूप में अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे, और इसी लड़ाई की याद ने 90 साल बाद भारत को आज़ादी दिलाई।